हाँ देखो बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब स्वस्थ होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। देखो बेटा, 10th हिंदी मीडियम के लिए अपन लेक्चर मैथ्स का शूट करे थे। पिछले वीडियोस में आपने जो क्वेश्चन किए थे वो एक्सरसाइज नंबर 17 में 17.1 के साथ क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे वहाँ मैंने। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे जो है क्वेश्चन वो है 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। इसका मतलब बेटा नंबर कितने नंबर हैं? 5। 1 2 3 4 5 5 नंबर हैं। औसत का मतलब हो गया प्रत्येक को 18 18 दिया गया है। एक को 18 दिया है तो 5 को कितना दे दिया? टोटल ऑफ करें, योग करें तो 18 पंजे 90, यानी सबको कितना दिया गया है? 90 दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या को उठा दिया गया, 5 में से किसी एक संख्या को उठा दिया जाए तो उनका औसत 16 हो जाता है बेटा। तो संख्या कितनी बचेंगी? एक को उठाने के बाद में 4 बचेंगी। 4 में प्रत्येक को कितना कितना दिया गया? 16 16 दिया गया। इसका मतलब चारों संख्याओं का योग कितना होगा? 64। क्वेश्चन कह रहा है उठाई गई संख्या क्या होगी? तो अपने को पता था वो जब संख्या थी तब उनका योग 90 था। जब ये संख्या उठा दी गई तो इनका योग कितना हो गया? 64 हो गया। तो दैट इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर कम हो रहा है 90 से जो 64 पे आया, जो नंबर कम हुए हैं वो किसके में जो चला गया। इसका मतलब फैक्ट है कि 90 में से 64 घटेगा तो 26, और 26 जो आया है वो क्या आया है? जो चला गया उस संख्या का नंबर है। वो कितने नंबर की संख्या थी? 26 नंबर की संख्या थी, यानी उठाई गई संख्या कितनी होगी? 26। आओ देखो करने का तरीका देखते हैं कैसे करें। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 18। तो 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना होगा बेटा? 5 × 18 = 90। 18 पंजे 90। एक 5 संख्याओं का औसत क्वेश्चन दे रहा है 18। 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 18 पंजे 90। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या उठाने के बाद यदि एक संख्या उठा दे तो शेष संख्याओं का औसत, यदि एक संख्या उठा दे तो शेष संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 16 है। यदि एक संख्या उठा दे तो उनका औसत कितना रह जाएगा? 16। देखो 5 संख्याएं थी, उनमें से एक संख्या उठा दी तो संख्या बच गई बेटा 4, और 4 संख्याओं का औसत कितना है? 16। मतलब एक को 16 दिया गया है तो 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग कितना आएगा? 4 × 16 = 64। देखो बेटा जब वो संख्या थी तब उनका योग 90, वो संख्या उठा दी गई, 4 बच्ची, उनका योग क्या हो गया? 64। ये जो डिजिट कम हो रहा है, जो नंबर कम हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं? जो उठाई गई संख्या थी। तो उठाई गई संख्या = 90 - 64। ठीक है बेटा। तो क्या बचेगा? 10 में 4 गया तो 6, 8 में 6 गया तो कितना आएगा? 26। इसका मतलब उठाई की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 26 हो जाएगी। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 सबको समझ में आ गया। मैंने 2 तरीके से मुंह जबानी भी बता दिया था। क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाने की जरूरत पड़ती है, ऐसा क्वेश्चन था ये। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं सेल्फ बता रहा हूँ, आपको करना है। दोनों तरीके बिल्कुल सिंपल तरीका भी है इसमें। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। संख्या कितनी है बेटा? 13। उनका माध्य कितना है? 24। इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक संख्या में उसकी वैल्यू कितनी है? 24 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 24 24 दिया गया है। क्वेश्चन आगे कह रहा है यदि इनमें प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 13 संख्या है, सबको 24 24 दिया गया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए? 3 3 जोड़ दिया जाए। तो इसको भी 24 मिला है, इसको भी 24, इसको भी 24, मतलब सबको 24 मिला है और सब में ही 3 3 क्या हो रहा है बेटा? प्लस हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नया परिवर्तन जो माध्य आएगा वो कितना आएगा? सब में 3 3 प्लस हो रहा है। इसका मतलब 24 + 3 = 27।
नया माध्य जो होगा वो कितना होगा बेटा 27। सिंपल सी बात है भाई, सभी संख्याओं में 3 3 जुड़ रहा है तो माध्य में भी कितना का परिवर्तन हो जाएगा, उसमें 3 प्लस और हो जाएंगे, 3 और बढ़ जाएंगे, तो टोटल माध्य कितना बन जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए। देखो यहाँ पर अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि एक स्कूल के अंदर टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है 5, और उनमें से औसत मासिक वेतन का मतलब हो रहा है प्रत्येक कैंडिडेट को 3-3 हजार रुपए मिल रहे हैं। तो जो स्कूल का प्रधानाचार्य है या जो केस काउंटर का काम करता है, उस कैशियर को उन 5 कर्मचारियों को कुल वेतन कितना देना पड़ रहा है निकाल सकते हैं। एक को 3000 मिलते हैं तो 5 लोगों को कितना मिला 15000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अपने से आगे क्या कह रहे हैं, आज की स्थिति में जब 5 कर्मचारी कार्यरत हैं उस समय कैशियर काउंटर को 15,000 रुपये उन 5 कर्मचारियों को देने पड़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन अपने से कह रहा है एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है। फैक्ट बात है, जब 5 लोग थे उनमें से एक आदमी सेवानिवृत्त हो गया, चला गया तो कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई बेटा 4। वो कोई क्वेश्चन है पहले वाले, कितनी हो गई 4 हो गई। इसका मतलब अब उनका जो औसत मासिक वेतन है वो कितना है 3200 रुपये। एक को कितना मिल रहा है 3200, तो 4 को कितना मिलेगा 12,800 रुपये। जब वो 5 लोग थे तब उनको देना पड़ रहा था अपने को 15,000 रुपये। आज वो एक कर्मचारी चला गया तो अब पेमेंट देना पड़ रहा है 12,800। तो क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्त के समय कितना वेतन था। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्त के समय कितना वेतन था। तो फैक्ट सी बात है, जब 5 कर्मचारी थे तब उनको टोटल को 15,000 रुपये देना पड़ रहा था। जब इनमें से एक चला गया तो बचे कितने 4 कर्मचारी। इस टाइम में उनको पैसा देना पड़ रहा है बेटा 12,800। सही है। जब कर्मचारी गया तो जो गया उसका वेतन क्या हो गया बेटा कम हो गया। जब वो था तब 15,000, जब वो चला गया तब 12,800। ये जो पेमेंट कम हुआ है वो किसका हुआ है, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया। तो अपन क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2200 रुपये। बेटा सीधी सी बात है, जब वो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था उस सेवानिवृत्त के समय उस कर्मचारी का वेतन कितना था 2200 रुपये। लैंग्वेज लिख लोगे इसकी, सीधी सी लैंग्वेज मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको खुद को करना है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल लैंग्वेज का डिफरेंट है केवल, बाकी क्वेश्चन का करने का तरीका सेम है। सीधा सा लिखेंगे 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3,000 रुपये। 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन इक्वल्स टू 3,000 रुपये। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन 5 × 3,000 बराबर 15,000 रुपये। सही है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद शेष 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये। क्या समझ में आया? एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद शेष 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये। 4 शेष कर्मचारियों का कुल वेतन इक्वल्स टू 3200 × 4 इक्वल्स टू 12,800 रुपये। ठीक है, यहाँ तक की लैंग्वेज हो गई। सेवानिवृत्त के समय सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन इक्वल्स टू 15,000 माइनस 12,800 इक्वल्स टू 2200। फैक्ट है। आपकी ये 17.1 कंप्लीट हो गई है बेटा। इसमें से ज़्यादातर छोटा क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे 17.2। देखो 17.2 में अपनी प्रत्यक्ष विधि काम में आएगी। वहाँ पर अपने को x और f फ्रिक्वेंसी की और वर्ग अंतराल की वैल्यू अपने को दी होती है। x का मान दिया होगा और f का मान अपने को दिया होगा। वहाँ से अपने को सबसे पहले fi xi निकालना है, उनका सबका सिग्मा करके अपने को उनका समांतर माध्य निकालना है। तो आइए देखो 17.2 में देखो यहाँ पर लगभग बेटा क्वेश्चन सेम से हैं, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन लगभग सेम से हैं। तो अपने को ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है। मैं कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम के लिए छोड़ूंगा, वो आपको खुद को करना है। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ये ध्यान रखना है बेटा। देखो पहला वाला क्वेश्चन कहना है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। xi और fi हर क्वेश्चन में आपको दी होती है। पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है बेटा।
पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है, एक क्वेश्चन पहला बताऊंगा, दूसरा आपका करना है। तीसरे और चौथे में एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बेटा, देखो पहले क्वेश्चन की वैल्यू दे रखा है 3, 5, 8, 11। 3, 5, 8, 11। ये तो x की वैल्यू दे रखे हैं, f की वैल्यू दे रखा है 2, 4, 5, 3। ठीक है बेटा, देखो मैं प्रत्यक्ष विधि की बात कर लेता हूँ। x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले सिग्मा करना है, लेकिन किसका? एफ एक्स का। सबसे पहले बात करते हैं कि एफ एक्स कहाँ से आएगा। देखो यहाँ पर पता चल रहा है एफ एक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अपन क्या करेंगे, इस एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यहाँ से निकल जाएगा एफ एक्स। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई किया है वैसे इनकी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर करके यहाँ रखना है। बात समझ में आ रही है। फिर अपन यहाँ सिग्मा करेंगे किसका? एफ एक्स का। इनकी जो वैल्यू आएंगी, जो मान आएगा उनका सिग्मा, मतलब जोड़ना है। नीचे सिग्मा एफ मतलब ये वाली जो बारंबारता दे रखी है, उस बारंबारता का भी क्या करेंगे बेटा? योग करेंगे। ठीक है, आओ देखो एफ एक्स 3 दूनी 6, 5 चौका 20, 8 पंजे 40 और 11 तियां 33। सिग्मा एफ एक्स मतलब इनको जोड़ना है बेटा। 6 और 3 कितना हो गया? 9। वैसे 99 आएगा, मेरे को याद है। 4, 2, 6 और 3 9, 99। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ रही है बेटा 99। इधर देखो सिग्मा एफ की वैल्यू, सिग्मा एफ की वैल्यू 10 है, तो अभी ज़्यादा होगा। 4, 2, 6, 6, 5, 11 और 3 14। सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में कितना? 14। ठीक है, आओ देखो एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स कितना है? 99 बटा सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 14। देखो 99 में 14, 14 सत्ते 98, 99 में 98 जाएगा, क्या बचेगा बेटा? 1 में 14 का भाग नहीं जाता, पॉइंट लगाया 0, लेकिन अभी भी भाग नहीं जा रहा। एक बार मैं इसको बता देता हूँ, कई लोग यहाँ गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना। 99 को 14, 14 सत्ते 98, यहाँ बच्चा बेटा 1, पॉइंट लगाया लेकिन 0, अभी भी 14 का भाग नहीं जा रहा। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जब इस कंडीशन में 14 का भाग नहीं जाता तो यहाँ भाग टूट की 0 लगाते हैं, तो यहाँ पर भी भाग टूट की 0 और बन जाती है। ठीक है, वही 14 सत्ते 98, 2 बचेगा, लेकिन अपने को पॉइंट के बाद 2 वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इससे आगे वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं है। तो 7.07 ये आपका आंसर आ गया बेटा, एक्स बार की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू आ गई है 7.07। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बेटा आपको करना है सेम टू सेम, यही मेथड है, ऐसे कैसे आपको सॉल्व आउट करना है उसको। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है। एक्स की और एफ की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी है, एक्स की और एफ की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी है 0.1, 0.2, 0.3। क्वेश्चन नंबर 3 2 सेल्फ करना है बेटा, नहीं आए तो पूछना है। x की वैल्यू दी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और अपने को 0.6 और f की वैल्यू दी है बेटा 30, 60, 20, 40। 30, 60, 20, 40, 40 के बाद है 10, 50। ठीक है, 30 है, 60 है, 20 है, 40 है, 10 है और 50। अब यहाँ से बात करते हैं, सबसे पहले अपने को एफ एक्स निकालना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना जरूर सीख जाए सब लोग। देखो पॉइंट से पहले जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता यहाँ पर। अब पॉइंट के बाद में एक संख्या है, इसका मतलब जब गुणा होकर आएगा तब भी अपने को पॉइंट के बाद इधर से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 तो u का u, 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 कम 3, 0 से करने का कोई फायदा नहीं है, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो 3.0। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, ये 0 ऐसे कैसे, 6 दूनी 12, वही एक संख्या छोड़ के पॉइंट, ये 0 u का u, फिर पॉइंट, ये 3 दूनी 6, फिर ये 0, ये पॉइंट 4 चौक 16, ये 0 u का u, पॉइंट 5 से कम 5,
फिर ये 0 यू का यू, ये पॉइंट और 6 पंजे 30। एक एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना था। ठीक है बेटा, सबका सिग्मा करना है। इधर सिग्मा एफ निकल के आएगा, इधर सिग्मा एफ एक्स निकल के आएगा। इधर सिग्मा एफ और इधर सिग्मा एफ एक्स। देखो 0 0 है, कोई मतलब नहीं है, 0 पॉइंट गिनो। 3 और 2 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 2 और 1 3 4 5 6 7, कितना है बेटा 72। 72.0, 0 का कोई मतलब नहीं है, मतलब 72 आ गया। इधर आ जाओ बेटा, टोटल ऑफ 0 6 3 9 10 11 11 4 15 1 16, 16 और 5 21 हो गया क्या? 6 3 9 10 11 4 15 16 और 16 5 21। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, कई लड़के क्या सोचते हैं कि सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए और सिग्मा एफ की वैल्यू कम आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। तो वो लोग गलती क्या कर देते हैं, इसको तो सिग्मा एफ एक्स की जगह रख देते हैं, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू को सिग्मा एफ की जगह रख देते हैं, और क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कम भी आ सकती है सिग्मा एफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू को अपने को वही रखना है, जहाँ सिग्मा एफ है तो सिग्मा एफ की जगह, जहाँ सिग्मा एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स की जगह। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह यू का सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे 72 अपॉन सिग्मा एफ की जगह क्या लिखोगे 200। ठीक है बेटा। देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से कटोगे तो 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, और कट रहा है क्या 3 7 21 70 बार 24। आप अब इसको डिवाइड कर लो भाई, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो पॉइंट डालोगे, पॉइंट डालते 0 आ जाएगा। 7 या 21 हो रहा है, 210 बार जाएगा, क्या बचा 30 30, पॉइंट डाल रहा है, इसका मतलब 0 यू का यू। 7 चौक 28 हो रहा है, 7 चौक 28 मतलब 280 बार, वही 20 बचेगा, इसका मतलब 0.34। इसका मतलब अपने पास जो x बाहर की वैल्यू आएगी 24/70, 24 ऊपर बचा था 70 नीचे बचा था, x बार की वैल्यू 0.34, ये इसका माध्य आ गया बेटा। x बार की वैल्यू आ गई है 0.34। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, मल्टीप्लाई का विशेष ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई में प्लस में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी के प्रकार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट वाले की तरह होगा, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट वाले की तरह होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह होंगे, सेम टू सेम वो की वो वैल्यू दे रखी है, इसी की तरह होना तो इसी की तरह है, लेकिन वो पॉइंट में नहीं है, बस इतना ही फर्क है। वही मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स की वैल्यू इसका सिग्मा करना है, इसका सिग्मा, इसके सिग्मा में इसके सिग्मा का क्या देना है, भाग देना है बस। अरे ये वैल्यू में इस वैल्यू, इस वैल्यू में इस वैल्यू का क्या देना है, भाग देना है। आपके पास किसका मान निकल के आ जाएगा, एक्स बार की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 अलग अलग तरीके हैं दोनों। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 है, एक्स बार की वैल्यू 7.5 देती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता अज्ञात है, कहीं ना कहीं उसकी बारंबारता क्या है, अज्ञात। देखो दिया है क्वेश्चन में, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब पी कहाँ है, वो नीचे देखो क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू तो 3 5 7 9 11 13 पूरी कंप्लीट है, इसका मतलब यहाँ तो कुछ नहीं है। बारंबारता एफ की बात करूँ तो क्या है 6 8 15 पी, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, अज्ञात है, इसको फाइंड आउट करनी है 8 और 4। आइए देखो कैसे करेंगे। देखो करने का तरीका यही है, क्वेश्चन को करने का तरीका सेम टू सेम यही है, इसी के अकॉर्डिंग होगा ये क्वेश्चन भी। इसमें अपने को वही चीज़ें एफर्ट करनी है, वही तरीका है, कुछ भी नया विशेष एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 7, और सबसे पहले बात कर लेता हूँ एक्स बार की। जो क्वेश्चन जो दिया है 7.5, फाइंड आउट करना है पी, पी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ दो वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है, एक तो एक्स की वैल्यू और एक है फ्रिक्वेंसी एफ की वैल्यू। एक्स की बात करूँ तो एक्स है अपने पास 3 5 7 9 11,
3 5 से 7 9 11 13। और यदि मैं ऐसे ही फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रिक्वेंसी है 6 8 15 पी 8 4। ठीक है, सबसे पहले अपने को वही काम करना है, क्या निकालना है, एफ एक्स की वैल्यू 6 3 18 8 5 40 15 7 105। 9 को पी से करेंगे तो 9 पी 11 8 88 और 13 चौके 52। देखो ध्यान रखना बेटा, जो पी की वैल्यू है उसको ब्रैकेट में दे देना, जो पी है वो इधर भी इनके साथ में प्लस में अलग से आएगा। कई बार क्या करते हैं, जोड़ते टाइम इस नो को भी साथ में जोड़ देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये नो पी इनके सबके प्लस में आएगा, सबको अलग जोड़ना है, उसके बाद में प्लस में नो पी, इधर इनको भी सबको अलग जोड़ना है कि प्लस में नो पी अलग आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को पूरा ध्यान रखना। मैं कैसे जोड़ रहा हूँ ध्यान देंगे सब लोग। 8 और 5 13, फिर यहाँ जाओ 8 और 5 13 और ये दोनों 10 हो गए। 13 और 10 कितना हो गया, 23। हासिल कितनी आ गई, 2। 2 रे कितना आ गया, 3। 3 और 4 कितना हो गया, 7। 7 और 8 कितना हो गया, 15। 15 और 5 कितना हो गया, 20। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया, 3। कितना आ गया, 303। प्लस में कौन रह गया, नो पी। 303 प्लस क्या आ गया, नो पी। सेम प्रोसीजर में इधर आ जाओ। देखो 8 से 15, सॉरी 8 से 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 1 3 हासिल आ गई, 3 रे कितना हो गया, 4। 41 प्लस ये क्या आएगा साथ में पी। ये तो वैल्यू आई है सिग्मा एफ की, और ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, सिग्मा एफ एक्स। ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, सिग्मा एफ एक्स की। ये वैल्यू आई है सिग्मा एफ एक्स की और ये वैल्यू आई है सिग्मा एफ की। ठीक है, आइए देखो फॉर्मूले की बात करो तो एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 7.5। इनका सबका माध्य दिया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन में गलत मत कर देना। बंटन का माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है, एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 7.5। बंटन माध्य एक्स बार मीन्स 7.5। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 303 प्लस 9 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 41 प्लस। अब देखो ये 41 प्लस पी जाकर किससे गुणा होगा, 7.5 से। ये 41 भी 7.5 से गुणा होगा और ये पी भी 7.5 से गुणा होगा। बात समझ में आ रही है। 41 को 7.5 से गुणा करोगे तो आपके पास बनेगा ये 307.5। मेरे को याद है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। 41 को 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 307.5 प्लस 7.5 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7.5 पी इक्वल्स टू यह आएगा 303 प्लस 9 पी। ठीक है, पीपी के पदों को एक तरफ करना है और कांस्टेंट पदों को एक तरफ करना है। अब पी के पदों को एक तरफ कैसे करेंगे, ये तो ऐसे कैसे 7.5 पी इधर रह जाएगा, ये प्लस का 9 पी उधर जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। फैक्ट है बात। इधर ये 303 ऐसे कैसे, और ये प्लस का 307.5 है, ये इधर आकर किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ से तो ये 7.5, ये 7.5 पी यू का यू, ये प्लस वाला माइनस का बन गया, 9 पी इधर जाकर प्लस का था, इधर आकर माइनस का बन गया। इधर पहले से क्या था 303, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का बनेगा 307.5। ठीक है भाई। अब देखो 9 में से 7.5 तो 9.0। कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम है, क्या बचेगा 5.1, 8.5। ठीक है, इधर 307 में 3 गया तो क्या बचा 4.5। पी के मल्टीप्लाई वाला किस में आएगा, डिवाइड में। गुणा हो रहा है किस में आएगा, भाग में। तो 4.5 के भाग में कितना आ गया 1.5। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, ऊपर भी और नीचे भी 8 गया है तो, और 15 तिया कितना बनेगा 45। इसका मतलब जो पी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 3। पी का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 3। फिर मैं क्वेश्चन पे बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ बेटा, बंटन माध्य क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू दी है।
ठीक है बात। दूसरी चीज फोकस करने वाली है, जब इनको प्लस करते टाइम में ये वैल्यू अलग से आएगी, नो पी और पी, ठीक है। इसमें कहीं प्लस मत कर देना ना इनको, नहीं तो वैल्यू गलत हो जाएगी, समझ गए। ये वैल्यू सिग्मा एफ एक्स की आएगी, ये वैल्यू सिग्मा एफ की आएगी। फॉर्मूले में आपको ऐसे कैसे वैल्यू एज इट इज रखना है, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू, सिग्मा एफ की जगह सिग्मा एफ की वैल्यू। ये दोनों जाकर इससे मल्टीप्लाई होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 307.5 307.5 प्लस ये इससे होगा तो 307.5 पी, और ये 303 प्लस 9 पी, ऐसे कैसे, ठीक है। इधर से ये दोनों वैल्यू 7.5 यू का यू प्लस 9 इधर आएगा, माइनस का बनेगा। ये 303 यू का यू, ये उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा। ये दोनों माइनस होंगे। और सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेना, आपको कंफ्यूज हो गया होगा, ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब माइनस की है तो ये वैल्यू माइनस की बचेगी। यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है तो ये भी माइनस की बचेगी। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हाँ पहले ही मिस्टेक हुआ है, माइनस को अपन भूल गए इस चीज़ को, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस आएगा। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक है बेटा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन यही है, वहाँ पर इसमें एक फ्रिक्वेंसी, उसमें दो फ्रिक्वेंसी, इसमें एक बारंबारता एक ज्ञात है, उसमें दो बारंबारता एक ज्ञात है। लेकिन उसमें अपने को पहले इसमें अपने को सिर्फ एक्स बार का मान दिया है, उसमें एक्स बार के साथ में अपने को इसका योग भी दिया है कि यदि वो दोनों वैल्यू आप रख दो तो उनका योग टोटल कितना होगा। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात वैल्यू ज्ञात कीजिए। बंटन माध्य, बंटन का जो माध्य दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 9 था भाई, 7 नहीं था, 7 ही था क्या, सॉरी 7 ही था भाई। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। बंटन का माध्य, बंटन का माध्य मतलब x बार कितना है बेटा 1.46। दो अज्ञात वैल्यू क्वेश्चन में दी है कहीं ना कहीं, तो आइए देखो फ्रीक्वेंसी देखते हैं। नीचे फ्रीक्वेंसी में x और f, x की बात करूं तो x की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या है 46, फिर अज्ञात आ गई, तो सीधी सी बात है बेटा a मान लो पहली को, दूसरी फ्रीक्वेंसी को b मान लो। a b मान सकते हैं, p1 p2 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो a b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पहली अज्ञात है, डॉट डॉट है, ब्लैंक है, ब्लैंक को a मान लो, दूसरे डॉट डॉट ब्लैंक को b मान लो। 25 25 10 और 5 ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। इन सब का योग, इन सबको इनको जोड़ने, इनकी वैल्यू रखने के बाद जो आएगी वो वैल्यू रखने के बाद इन सब का योग 200 होगा। इसका मतलब सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई 200। क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं देख रहा हूँ, इसका योग दे रखा है देखो लास्ट में 200। तो इनको सबको जोड़ने के बाद, इन सभी वैल्यू को जोड़ने के बाद इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा 200। इन सबको जोड़ने के बाद इनकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 200, ठीक है। आइए देखो वही फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वही बेटा सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स की वैल्यू 46 को 0 से किया तो 0, 1 को 1 से करेंगे तो a, b को 2 से करेंगे तो 2b, 25 या 75, 10 चौक 40, 55 25। इस चीज को ध्यान रखना है बेटा। ये ब्लैंक है, मैंने कहा था जो ब्लैंक वैल्यू है, अज्ञात वैल्यू है, उसको ब्रैकेट में डाल दो। प्लस माइनस करने में, प्लस करने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी a और 2b अलग अलग आएगा, ओके। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जब निकालें तो जो सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी, 0 का कोई मतलब नहीं है। 75 25 100 हो गया, 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 प्लस a प्लस 2b,
क्या गया 140 a प्लस 2b। इधर अपन इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो 25 से 5 30 और 30 से 10 40, 40 और 46 86, प्लस में a और प्लस में b। 86 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 200। ये दोनों वैल्यू रखने के बाद ये 200 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ये तो इनका योग आया है a प्लस बी, ऐसे कैसे, इन सबको जोड़ने के बाद इनकी वैल्यू कितनी आएगी 200। तो यहाँ से देखो a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन के आएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 286 इधर आएगा तो किसका बनेगा माइनस का, a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आएगा 114। 200 में से 86 गया तो 114, इसको समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ दो। ठीक है, एक समीकरण यहाँ से निकल के आ गया, दूसरा समीकरण अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, एक तरफ से a और b की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी बेटा, फाइंड आउट हो जाएगी। देखो x बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है 1.46, 1.46। सिग्मा fx की वैल्यू आपके पास आई है 140 प्लस a प्लस 2b। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है क्वेश्चन का, ठीक है ना। अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 200। बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये 200 नीचे वाला a प्लस बी के नीचे है, ये जाएगा गुणा में 200 जाकर, मतलब 2 जीरो, तो ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई भी मेरे साथ साथ सीखते जाओ। 2 जीरो ऐसे कैसे, ये 2 जाकर इन सबसे गुणा होगा तो 3 दूनी 6, सॉरी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 एकम 2। कितनी संख्या छोड़ गई, पॉइंट है 2 के बाद, तो 1 और 2, इसका मतलब 292.00। डबल जीरो का कोई मीन्स मैं तो नहीं है यहाँ, रखे तो रखे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 140 प्लस a प्लस 2b ऐसे कैसे, a प्लस 2b ऐसे कैसे, ये 140 पहले उधर जाएगा तो क्या बनेगा, देखो 292 माइनस 140 बराबर में क्या आ जाएगा a प्लस 2b। घटाएंगे तो क्या बनेगा बेटा 2, 9 में से 4 गया तो क्या बचा 5, 2 में से 1 गया तो 1 इक्वल्स टू a प्लस 2। आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गया बेटा। समीकरण नंबर 1 आया है a प्लस बी इक्वल्स टू 114। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ है a प्लस 2b इक्वल्स टू 152। समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, तुलना करके अपन a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखो तुलना में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अपन ने बीजगणित में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, 9th क्लास में जो बीजगणित पढ़ी थी उसमें अपन ने काफ़ी a और b की वैल्यू निकाली थी ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना में देखो जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब तुलना करते टाइम आपको 2 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। पहली चीज, आपके a डिजिट के नीचे a का वैल्यू आना चाहिए, b डिजिट के नीचे b का वैल्यू आना चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट d आना चाहिए। समझ गए बात को। यदि इनमें आपने यदि इधर उधर कर दिया तो फिर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को, समीकरण 1 को उतार रहा हूँ। तो a प्लस बी बराबर में क्या है 114। समीकरण 1 उतर गया। समीकरण 2 की बात करूँ तो क्या आएगा a प्लस 2b और बराबर में कितना है 152। मैंने कहा था पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा a के नीचे a की वैल्यू, b के नीचे b की वैल्यू, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है भाई, ये 2 चीजें निकल गई। तीसरी चीज, दूसरा कंसेप्ट है कि जहां पर यदि a के गुणांक या b के गुणांक, कोई भी हो सकता है, a के गुणांक या b के गुणांक, दोनों में से किसी गुणांक सेम है, किसी के भी गुणांक सेम है, यदि उनके चिन्ह सेम है तो वो हमेशा घटेगा। यहाँ पर a का गुणांक 1, a का गुणांक 1, दोनों सेम है बेटा, दोनों के चिन्ह भी सेम है, प्लस प्लस, जहाँ चिन्ह नहीं होता किसका मानते हैं प्लस का, तो प्लस प्लस, इसका मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों समीकरण एक दूसरे से घटेंगे। जब समीकरण घटता है तो नीचे वाले समीकरण के जितने भी चिन्ह होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस। ये प्लस का था वो तो बनेगा माइनस का, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का है, यहाँ किसका बनेगा माइनस का। तो ये प्लस का माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो गया सब। माइनस के 2b में प्लस का 1b गया तो माइनस का 1b बचा।
152 में क्या जाएगा 114, तो 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा 8, और इधर 14 में से 1 जाएगा 11 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो माइनस का 38, माइनस टू माइनस कैंसिल, बी इक्वल्स टू कितना आ गया 38। तो फैक्ट है बी की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। अपन ए की वैल्यू निकालने के लिए चाहे बी की वैल्यू समीकरण 1 में रख सकते हैं चाहे समीकरण 2 में रख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी रखा जा सकता है। तो अपन क्या करेंगे समीकरण 1 में इसकी वैल्यू बी का मान रखने पर, जैसे ही बेटा समीकरण 1 में बी का मान रखेंगे वैसे ही किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ए की। समीकरण 1 में बी का मान रखने पर समीकरण 1 में बी की जगह क्या रखेंगे बेटा 38, तो ए तो यू का यू प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, बराबर में कितना आ गया 114। ठीक है बेटा, ए इक्वल्स टू 114, ये प्लस का 38 इधर आकर किसका बनेगा माइनस का, और 114 में से 38 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 76। ठीक है, निकाल लेना आप लोग, ए की वैल्यू 76 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 38। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 17.3। यहाँ तक का वर्क कंप्लीट कर लेना, सभी स्टूडेंट्स को वर्क कंप्लीट होना चाहिए। क्लासरूम जब भी अपना ऑफलाइन चलेगा तब सबका होमवर्क चेक किया जाएगा। ओके, थैंक यू।